नमस्कार, डीडी न्यूज के विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और हमारे साथ हैं हमारे सांकेतिक भाषा के सहयोगी शरद मुद्गल। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे 10 बांग्लादेशी नागरिकों को पुलिस ने लिया हिरासत में। विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय की सहायता से निर्वासन की कार्रवाई शुरू। हैदराबाद में भाजपा कार्यकर्ताओं का बड़ा विरोध प्रदर्शन। राज्य सरकार से पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान कर उन्हें वापस भेजने की मांग। वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। प्रधानमंत्री आवास पर हुई बैठक। जम्मू कश्मीर के रामबन में दुखद हादसा। सेना का एक ट्रक गहरी खाई में गिरा। 3 सैनिकों की मौत। पुलिस, एसडीआरएफ, सेना और स्थानीय लोगों ने चलाया बचाव अभियान। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज खेलो इंडिया यूथ गेम्स का वर्चुअली करेंगे शुभारंभ। 15 मई तक युवा एथलीट अपनी प्रतिभा का करेंगे प्रदर्शन। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। राजधानी दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की धरपकड़ लगातार जारी है। दिल्ली पुलिस ने 2 अलग अलग इलाकों से 10 अवैध बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया है। इसी कड़ी में दिल्ली के पूर्वी जिला पुलिस ने बिना वैध दस्तावेजों के शहर में रह रही 6 बांग्लादेशी महिलाओं को हिरासत में लिया है। इसके बाद दिल्ली स्थित विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय की सहायता से निर्वासन की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये महिलाएं पुलिस की पकड़ से बचने के लिए दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर रह रही थी। इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस के उत्तर पश्चिम जिले के विदेशी प्रकोष्ठ ने कार्रवाई करते हुए 4 अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को गिरफ्तार किया। मामले की जांच करने पर पाया गया कि पकड़े गए बांग्लादेशी नागरिक ट्रांसजेंडर के रूप में ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांगने और अन्य गतिविधियों में लिप्त पाए गए। इनके पास से प्रतिबंधित IMO ऐप से इंस्टॉल किए गए 2 स्मार्टफोन भी बरामद किए गए, जिनका इस्तेमाल बांग्लादेश में अपने परिवारों के साथ संवाद करने के लिए किया जा रहा था। व्यक्तियों ने कबूल किया कि वो एजेंटों की सहायता से सीमाओं के माध्यम से अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर गए थे और ट्रेनों से दिल्ली पहुंचे। भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। महाराजगंज जनपद के बॉर्डर क्षेत्र से 15 किलोमीटर की परिधि में आने वाले अवैध मदरसों को चिन्हित किया। प्रशासन ने अभी तक 11 मदरसों पर नोटिस भेजकर उन्हें बंद करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। अल्पसंख्यक विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इन मदरसों में जांच के दौरान ये पाया गया कि यहां पर शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं था। ऐसे में उन मदरसों को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। बॉर्डर पे 15 किलोमीटर की सीमा के अंदर जो भी अवैध मदरसे, जो भी गैर मान्यता प्राप्त मदरसे चल रहे हैं, जहां शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं है, उन सभी मदरसों का सत्यापन किया जा रहा है। इस क्रम में जनपद के नौतनवा तहसील के अंदर 8 मदरसे ऐसे पाए गए जो गैर मान्यता प्राप्त हैं और बॉर्डर के 15 किलोमीटर के एरिया में हैं। उन विद्यालयों का सत्यापन किया गया तो पाया गया कि उस विद्यालय में शिक्षण कार्य कराने लायक कोई भी आधारभूत संरचना वहां नहीं पाई गई। न तो सैमपट पाया गया, न तो डेस्क बेंच पाया गया, न तो योग्यताधारी टीचर पाया गया। ऐसे सभी मदरसे के प्रबंधकों को निर्देशित किया गया कि उसमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन बच्चों को बेसिक शिक्षा के मान्यता प्राप्त विद्यालय या मान्यता प्राप्त मदरसे में उनका एडमिशन कराएं और ये इन मदरसों को तत्काल प्रभाव से बंद करना सुनिश्चित करें।
इजराइल के तेल अवीव एयरपोर्ट के पास हुए मिसाइल हमले के बाद एयर इंडिया के विमान को अबू धाबी के लिए डाइवर्ट कर दिया गया। ये फ्लाइट राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से तेल अवीव जा रही थी। दरअसल फ्लाइट AI 139 बोइंग 787 फ्लाइट अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही थी। तभी अचानक निर्धारित लैंडिंग से लगभग 1 घंटे पहले ये घटना घटी। हुती विद्रोहियों ने इजराइल के तेल अवीव एयरपोर्ट पर हमला किया है। हुतियों की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल से यह हमला किया गया। हालांकि इस हमले में किसी के भी हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। इजरायली सेना ने मिसाइल को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रही। हमले में एक व्यक्ति मामूली रूप से घायल हुआ और हवाई अड्डे पर उड़ानें अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ये मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर हुई। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने भारत द्वारा पाकिस्तान से सभी आयात पर प्रतिबंध लगाए जाने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान से सभी तरह के आयात पर प्रतिबंध सरकार का कूटनीतिक हमला है जो स्वागत योग्य है। जो आतंक फैलाएगा वो भारत के बाजार में जगह नहीं पाएगा। यह निर्णय केवल व्यापारिक ही नहीं बल्कि कूटनीतिक भी है। हमारा देश केवल जवाब नहीं देता बल्कि कार्रवाई भी करता है और यह स्वागत योग्य कदम है। कांग्रेस पर देश के हितों को सालों से अनदेखा करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने दशकों तक पाकिस्तान के आगे नरम रुख अपनाया है, लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शासन है। आतंक के मददगारों से ना तो व्यापार होगा और ना ही व्यवहार। पाकिस्तान से सभी तरह के आयात पर प्रतिबंध मोदी सरकार का कूटनीतिक हमला है और स्वागत योग्य है। जो आतंक फैलाएगा वो भारत के बाजार में जहां नहीं पाएगा। ये निर्णय केवल व्यापारी के नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सम्मान के साथ साथ एक कूटनीतिक हमला है। भारत अब जवाब नहीं कार्रवाई भी करता है। बयानों तक नहीं जमीन पर कार्रवाई हो रही है। ये स्वागत योग्य कदम है। कांग्रेस की सरकारों ने दशकों तक पाकिस्तान के आगे नरम रुख अपनाया। बड़ी से बड़ी घटना पर क्रिकेट मैच बंद किया। पर यह नरेंद्र मोदी का शासन है। आतंक के मददगारों से ना तो व्यापार होगा ना व्यवहार होगा। भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने पाकिस्तान के आतंकवाद को बढ़ावा देने की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि पहलगाम में हमला हुआ और निर्दोष पर्यटकों को उनके परिवार के ही सामने मार दिया गया और ये पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित था। उन्हें पीड़ित परिवारों और देश के आंसुओं की कीमत चुकानी पड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा है कि आतंकवादियों और उनके आकाओं को ऐसी सजा दी जाएगी जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। कि पहलगाम की घटना हुई है और हमारे निर्दोष पर्यटकों की हत्या उनके बच्चों और उनकी पत्नियों के सामने हुआ है। इस आतंकवाद की घटनाओं में स्पष्ट हो गया है कि ISI और सीमा पार के उस पाकिस्तान की आर्मी आसिफ मुनीर के जो उनके सेना अध्यक्ष हैं उनके उकसावे पे और उन लोगों के स्पॉन्सर्ड किलिंग्स हुई हैं और इस पे निश्चित तौर से उन पीड़ित परिवार के और पूरा देश जो आक्रोशित है उनके आंसुओं का हिसाब उनको चुकाना पड़ेगा। पहलगाम आतंकवादी हमले के 13वें दिन आज लाल चौक पर देश के अलग अलग हिस्सों से आए लोगों ने
इस आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए हवन और पूजन किया। सनातन परंपरा में त्रयोदशी संस्कार के तहत हवन और पूजन का विशेष महत्व है। ऐसा ही एक समूह गुजरात के सूरत से आया था, जिन्होंने हवन पूजन कर मृत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र ने। पहलगाम आतंकवादी हमले के 13 दिन बीत चुके हैं। लाल चौक पर लोगों ने इस आतंकवादी हमले के विरोध में प्रदर्शन किया। तो आज 13वें दिन लाल चौक पर मृत लोगों की आत्मा की शांति के लिए हवन किया गया, पूजन किया गया। सूरत से आए हुए शिव ओम मिश्रा हैं। आपने यहाँ पर क्या कुछ अनुष्ठान किए, क्या कुछ पूजा अर्चना की, क्या कार्यक्रम किए? आज जम्मू कश्मीर के हार्ट लाल चौक पर हम सब ने मिल करके 22 अप्रैल को पहलगाम वायसराय घाटी के अंदर हुए आतंकी हमले में शहीद 28 से अधिक हिंदू आत्माओं की शांति के लिए त्रयोदशी संस्कार यानी कि 13वीं संस्कार, जो हमारे सनातन संस्कृति का एक विशेष महत्व है, आज उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर त्रयोदशी संस्कार किया गया। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कश्मीर में हर धर्म के लोग, हर संप्रदाय के लोग, हर एक क्षेत्र के लोगों ने आकर यहाँ पर प्रदर्शन किया और इसकी निंदा की। माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि 28 की जगह 2800 मारेंगे, तब इनकी आत्माओं को विशेष शांति मिलेगी। और आज यहाँ पर भगवा ध्वज स्थापित करके हम संदेश देना चाहते हैं कि कश्मीर और कश्मीरी दोनों हमारे हैं, हमारे परिवार का अभिन्न अंग है। और पाकिस्तान चाहता है कि हम कश्मीर से टूटे, कश्मीरी लोगों से टूटे, और वो हमेशा से कश्मीरियों के प्रति भारत को या हम सब लोगों को अलग करने का प्रयास करता है। परंतु भारत सरकार इसे टूरिज्म इंडस्ट्री बना करके और मजबूत बनाना चाहती है, और यही फर्क हम में और पाकिस्तान के अंदर है। शहीद हुए हैं उनकी शांति के लिए यहाँ पे पूजा पाठ करने आए और एक अच्छा मैसेज देना चाहते हैं यहाँ आके कि यहाँ पे एक अमन बना रहे। मैसेज यही देना चाहती हूँ कि आप सब यहाँ आइए, यहाँ के ट्रैवल टूरिज्म को बढ़ावा दीजिए। यहाँ के लोगों का जो आप सब एक कमाई का जरिया है, वो प्लीज बने रहिए। यही खाली एक संदेश है कि यहाँ पर जो भी मृत आत्मा है उनकी आत्मा की शांति हो और कश्मीर फिर से सुखमय, स्वच्छ और हमेशा टूरिस्ट से भरा, क्योंकि परेशानी सबके लिए है। तो ये यहाँ से एक वो किया गया आवाहन कि अब यहाँ कभी ऐसी जघन्य हत्या या कोई भी आतंकवादी गतिविधि न हो। आप देख सकते हैं कि पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों की शांति के लिए प्रार्थना किया गया। और निश्चित तौर से निर्णायक रूप से जब आतंकवाद पर प्रहार होगा तो पूरे देश को इसमें शांति मिलेगी। और कामना सबकी ये है कि कश्मीर में शांति रहे, देश में शांति रहे, और सीमा के चाहे पार हो या फिर सीमा के अंदर आतंकवाद को प्रश्रय देने वाले या फिर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। कैमरा पर्सन पीयूष वर्मन के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, लाल चौक, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के रामबन के बैटरी चश्मा में सेना का एक ट्रक 200 से 300 मीटर गहरी खाई में गिर गया, जिससे 3 सैनिकों की जान चली गई। पुलिस, एसडीआरएफ, सेना और स्थानीय लोगों ने बचाव अभियान चलाया। मृतकों को रामबन जिला अस्पताल ले जाया गया है। गौरतलब है कि ट्रक काफिले के साथ जम्मू से श्रीनगर जा रहा था। और यहाँ समाचार में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं सांकेतिक भाषा समाचार। पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों पर आतंकी हमले को लेकर देश में गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हैदराबाद में 4 मीनार पर विरोध प्रदर्शन किया और यहां पर रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को उनके देश वापस भेजने की मांग की। भाजपा नेता टी उमा महेंद्र ने तेलंगाना सरकार और असदुद्दीन ओवैसी से पाकिस्तानियों की पहचान करके उन्हें उनके देश वापस भेजने की मांग की। उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न कोनों में आतंकी हमले होते हैं, लेकिन आतंकियों को हैदराबाद से गिरफ्तार किया जाता है। इसका मतलब है कि शहर उनके लिए एक सुरक्षित क्षेत्र है। उन्होंने मांग की कि तेलंगाना सरकार और असदुद्दीन ओवैसी घर घर जाकर पाकिस्तानियों की पहचान करें और उन्हें वापस भेजें। तेलंगाना सरकार से अनुरोध करता हूं, मांग करता हूं
क्योंकि हम देख रहे हैं हैदराबाद में जितने भी आतंकवाद हमले होते हैं, देश में हर कोने कोने में आतंकवाद हमले होते, परंतु वो लोग आकर हैदराबाद से अरेस्ट करके ले जाते। तो यहाँ पे हैदराबाद एक सेफ जोन हो गया उनके लिए। मैं आज असदुद्दीन ओवैसी से, तेलंगाना सरकार से मांग करता हूँ कि वो लोग पूरे तेलंगाना में कार्ड ऑन सर्च का निर्वहन करके घर घर जाकर उन्हें आइडेंटिफाई करें और पाकिस्तानियों को वापस भेजें। और आइए बात करते हैं वेव्स 2025 की। मुंबई में 4 दिवसीय वेव्स शिखर सम्मेलन 2025 का आज अंतिम दिन है। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य मीडिया और मनोरंजन जगत को एक साथ मंच प्रदान करना है। इस शिखर सम्मेलन में देश के दूर दराज के इलाकों से प्रतिभाएं आई हैं जो अपनी कला का प्रदर्शन कर रही हैं। इस मौके पर डीडी न्यूज ने क्रिएशन इंडिया चैंपियनशिप चैलेंज बर्ड्स आई व्यू के विजेताओं से बात की। मैं यहाँ आया, यहाँ मुझे नए नए डायरेक्टर, बड़े बड़े लोग मिल रहे हैं। इतने डायरेक्टर कुछ प्रोडक्शन हाउस इंडोनेशिया से आए हैं, कुछ कहीं से आए हैं, तो उनके साथ बात हुई तो बहुत अच्छा लगा। मतलब मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है जो वेव्स ने जो यहाँ पे दिया है, इतनी एरिया जो मुझे मिला है। लाइक लोग पूछ रहे हैं कि आपने यहाँ कितना पे किया है, मतलब इस स्टेज के लिए। हमने कहा ये हमको वेव्स से मिला है हमको। वेव्स 2025 में इनोवेट टू एजुकेट हैंडहेल्ड डिवाइस में एक से बढ़कर एक इनोवेशन देखने को मिला। इस दौरान प्रतियोगिताओं के विजेताओं से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। हम यहाँ वेव समिट पे चौथे और आखिरी दिन पर हैं और कई सारे अमेजिंग टैलेंट जो हैं वो सामने आए हुए हैं। ऐसा ही एक चैंपियनशिप था इनोवेट टू एडुकेट, जिसमें बच्चों ने, पार्टिसिपेंट्स ने ऐसे ऐसे डिवाइसेस बनाए हैं, हैंडल डिवाइसेस, जो डी एडिक्शन के लिए खास करके जाना जाता है और साथ ही लर्निंग के लिए जाना जाता है। आप लोगों ने क्या क्रिएट किया है, क्या है आपकी कंपनी का नाम और एक्सपीरियंस कैसा रहा समिट में? हमने एक एडुस्पार्क नाम का डिवाइस बनाया है जो कि बच्चों को उनके कॉग्निटिव स्किल्स डेवलप करने में हेल्प करेगा। लाइक बेसिक मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सॉल्व करना, पजल सॉल्व करना, पैटर्न रिकॉग्निशन, मेमोरी रिटेंशन। और इसके अंदर हमने बहुत सारे इंटरैक्टिव गेम्स डाले हैं जिससे कि वो एंगेजिंग बने। हमने एक एलईडी डिवाइस बनाना है जिसमें कि मैथ्स के क्वेश्चंस आएंगे और बच्चा यहाँ पे फिजिक्स के टफ कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज भी कर सकता है। जैसे ये प्रोजेक्टाइल है, अलग अलग तरीकों से क्या इफेक्ट आएगा। अब ये हमारा डिवाइस रहेगा एलईडी स्क्रीन पर, ओलेड स्क्रीन पर, जिससे कि बच्चों को मोबाइल एडिक्शन हट जाएगा। हमारे लिए ये एक बहुत ही चैलेंजिंग एक्टिविटी थी बिकॉज इसका कोई भी हमारे पास प्रोटोटाइप अवेलेबल नहीं है इंडिया में एंड और वर्ल्ड में भी कोई ऐसा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है जिसको देखकर इसका इनोवेशन किया जा सके या इसको रिप्लिकेट किया जा सके। सो ये एक लीप सा नया इनोवेट टू एजुकेट हमारे लिए एक चैलेंज था जिसमें बच्चों ने बहुत मेहनत की है। ये 1800 प्लस रजिस्ट्रेशन के बाद 8 टीमें यहाँ खड़ी हैं हमारे सामने, जिनके यूनिक प्रोडक्ट्स जो आप देख पा रहे हैं, हर चीज़ अलग अलग को एड्रेस कर रही है, अलग अलग कंसर्न को एड्रेस कर रही है हमारी कंट्री। इनोवेट टू एडुकेट जो चैलेंज है, जैसा मैम बता भी रही थी, वो उसे एड्रेस भी कर रहा है, साथ ही क्रिएटिविटी को भी सामने ला रहा है, उन्हें प्लेटफॉर्म दे रहा है। कैमरा पर्सन गौरव कागड़ा के साथ श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज मुंबई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से केंद्र शासित प्रदेश के पहले हज जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस दौरान यात्रियों से संवाद किया, उन्हें यात्रा के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। उन्होंने सभी यात्रियों की सुरक्षित यात्रा और आध्यात्मिक रूप से पूर्ण हज की कामना की। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से इस साल कुल 3,622 हज यात्री हज यात्रा पर रवाना होंगे। इनमें से लगभग 3,132 यात्री श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 4 से 15 मई 2025 के बीच संचालित 11 विशेष उड़ानों के माध्यम से सऊदी अरब के लिए रवाना होंगे, जबकि लद्दाख से 242 यात्री हज यात्रा पर जाएंगे। सभी हज यात्रियों का सऊदी अरब के जेद्दा में कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया द्वारा स्वागत किया जाएगा। उपराज्यपाल ने हज यात्रा के सफल संचालन में योगदान देने वाले
सभी विभागों, एजेंसियों और अधिकारियों के सहयोग की सराहना की। इस अवसर पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, अतिरिक्त मुख्य सचिव धीरज गुप्ता सहित सिविल और पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। जमीनी स्तर पर युवा प्रतिभा को पहचान देने और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें सामने रखने के मंच खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण का आगाज आज से होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वर्चुअल संदेश के जरिए इन खेलों का उद्घाटन करेंगे। ये खेल 15 मई तक आयोजित होंगे। यह पहली बार है जब खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार में आयोजित होंगे। इन खेलों के आयोजन के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 को लेकर हर ओर उत्साह का माहौल है। बिहार के 5 शहरों सहित दिल्ली में आयोजित होने वाले इस खेल आयोजन को लेकर तैयारी भी लगभग पूरी है। खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम में हर तरह की सुविधा से लेकर खेलों से जुड़ी हर जरूरत का ध्यान रखा जा रहा है। पूरी तैयारी हो चुकी है। हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्वयं हर जगह जाके उसका इंस्पेक्शन भी किया गया है, उनका सुझाव भी दिए गए हैं। तो सारे तैयारी हम लोग सारे विभाग, बिहार सरकार का सारे विभाग मिलके इसका तैयारी किए हुए हैं। बिहार में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजित हो रहे हैं। इस खेल महाकुंभ में खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ सहित लगभग 10,000 लोग शिरकत करेंगे। ऐसे में कोशिश की गई है कि देश भर से बिहार पहुंचे खिलाड़ियों की हर जरूरत का ध्यान रखा जाए। फैसिलिटीज तो यहाँ पे बहुत अच्छा है और अब सेफ्टी भी अच्छी है और अभी तक तो सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा है और मतलब आशा करूँगी आगे भी चलता रहे। अभी तक कोई परेशानी नहीं है हम लोगों को। बहुत सारे वॉलेंटियर्स भी है, बस भी है वहाँ से होटल से यहाँ पे आने के लिए, मतलब कि बहुत ठीक ठाक है सब कुछ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का ये 7वां संस्करण है। खेलों का आयोजन बिहार के 5 शहरों पटना, गया, भागलपुर, बेगूसराय और राजगीर में होगा। वहीं कुछ खेल दिल्ली में भी आयोजित होंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मंच सज चुका है और बिहार तैयार है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी के लिए। पूरे देश भर से 8,500 से अधिक एथलीट यहां अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। वहीं इन खेलों को लेकर के तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। कोशिश यही है कि हर मोर्चे पर तैयारी पूरी रखी जाए ताकि खिलाड़ी यहां से एक सुखद अनुभव लेकर अपने घर वापस लौटें। कैमरामैन शिव के साथ मैं सुशील कुमार, डीडी न्यूज, पटना। और इसी के साथ डीडी न्यूज के विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।